मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। परशुराम शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास 10 जनवरी की रात, भाग 5। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। रमेश सक्सेना JN मुठ्ठियां भीजे अपने ड्राइंग रूम में चहलकदमी कर रहा था। उसकी ये मजाल, मायादास सामने हाथ बांधे खड़ा था। वैसे तो जो आप कहेंगे वह हो जाएगा, मायादास ने कहा, मगर हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। हमें हर काम का नकारात्मक रुख भी देखना चाहिए। अगर रमेश सक्सेना सारे शहर में यह गाता फिर रहा है कि वह आपका कत्ल करेगा, तो यकीनन आपका कत्ल नहीं होने वाला। हाँ, इससे वह आपको उत्तेजित करके कोई ऐसा कदम उठवा सकता है कि आप कानून के दायरे में आ जाएं। कानून कानून हमारे लिए है क्या? कानून तो हम बनाते हैं मायादास। ठीक है, यह सब ठीक है, मगर जरा यह तो सोचिए कि सावंत के कत्ल का मामला गर्मी ना पकड़े। इसलिए आपको थोड़े दिन के लिए चीफ मिनिस्टर की सीट छोड़नी पड़ी। अब अगर हम सब वकील के कत्ल का बीड़ा उठाते हैं और किसी वजह से वो बच गया, तब क्या होगा? पूरा कानून का जमावड़ा अखबार वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि आप पकड़े तो तब भी नहीं जाएंगे, मगर मंत्री पद तो खतरे में पड़ ही सकता है। देखिए, ये तो आप महसूस कर रहे होंगे कि कातिल का नाम जानने के बाद आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह बात आप भी समझते हैं कि रमेश जैसा व्यक्ति आपका कत्ल नहीं कर सकता। आपको तो क्या, वह किसी को भी नहीं मार सकता। वह कानून का एक ईमानदार प्रतीक माना जाता है। ऐसा शख्स कत्ल कैसे कर सकता है? वो भी इस तरह कि सारे शहर को बताकर चले, तारीख मुकर्रर कर दे। हाँ, यह तो है, मगर धमकी देकर मुझे तो परेशान किया ही ना उसने। अब पुलिस को उससे निपटने दें। अगर ऐसी कोई आशंका होगी भी तो हम साले को 9 जनवरी को ही ठिकाने लगा देंगे, मगर अभी उसको कुछ नहीं कहना। बटाला से कहो कि वह उसके फ्लैट की घेराबंदी हटा दे। घेराबंदी तो चलने दें, अब हम भी तो उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है, इसी वजह से हो सकता है कि वह कुछ पागल हो गया हो। उसकी बीवी कहाँ है? यह हमें भी नहीं मालूम। हमने जरूरत भी नहीं समझी। हम उसे सबक तो पढ़ाना चाहते थे, पर सबक का मतलब यह तो नहीं कि उसे कत्ल कर डालें। कत्ल तो अंतिम स्टेज है, जब सारे फार्मूले फेल हो जाएं और पानी सर से ऊपर चल जाए। अभी तो पानी घुटनों में भी नहीं है। मायादास, तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो। हम तो गुस्से में उसे मरवा ही देते। अब आप माफिया किंग नहीं, एक लीडर हैं। सियासी लोग हर चाल सोच समझकर चलते हैं। जनार्दन नागरेड्डी अब नॉर्मल था। वह रात के फोन का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि रमेश का फोन फिर आएगा। आज JN उसका जमकर उपहास उड़ाना चाहता था। माया देवी की नौकरानी ने फ्लैट का दरवाजा खोला। कहिए, आपको किससे मिलना है? रमेश ने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा। मैडम माया देवी से कहिए, मैं उनसे एक केस के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। उनके फायदे की बात है। नौकरानी द्वार बंद करके अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वे आई और उसने रमेश को अंदर आने का संकेत किया। रमेश सिटिंग रूम में बैठ गया। थोड़ी देर बाद माया देवी प्रकट हुई। वह लंबे चरहरे कद की खूबसूरत महिला थी। नीली बिल्लौरी आंखें, गोरा रंग, गदराया हुआ यौवन, सचमुच JN की पसंद चोरी की थी। कुछ देर तक तो रमेश उसे ठगा सा देखता रह गया। नौकरानी पानी लेकर आ गई। लीजिए, माया देवी ने कहा। पानी? हाँ, रमेश ने गिलास लिया और फिर पानी पी गया। मुझे रमेश कहते हैं, पानी पीने के बाद उसने कहा। नाम सुना है अखबारों में। कहिए, कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? रमेश सीधा हो गया। उसने नौकरानी की तरफ देखा। रमेश का आशय समझकर माया ने नौकरानी को किचन में भेज दिया। अब बोलिए, मैं आपको एक मुकदमे में गवाह बनाने आया हूँ। इंटरेस्टिंग। किस किस्म का मुकदमा है? मर्डर केस, कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस। ओ माय गॉड,
मैं किसी मर्डर केस में गवाह, हाँ चश्मदीद गवाह, यानी आई विटनेस। आप कुछ पहेली बुझा रहे हैं। मैंने तो आज तक कोई मर्डर होते नहीं देखा। अब देख लेंगे, रमेश ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। आप एक मर्डर की चश्मदीद गवाह बनेंगी, डैम श्योर। आप घबराना मत। आप तो पहेली बुझा रहे हैं। 10 तारीख की रात यह पहेली खुद हल हो जाएगी। बस आप मुझे पहचान कर रखें। रमेश ने उठते हुए कहा। मेरा ये गेटअप पसंद आया आपको? इसी को पहनकर मैंने एक कत्ल करना है और उसी वक्त की आप चश्मदीद गवाह बनेंगी। अदालत में मुलजिम के कटघरे में मैं खड़ा हूँगा और तब आप कहेंगी, योर ऑनर, यही वह शख्स है जो 5 जनवरी को मेरे पास आकर बोला कि मैं तुम्हारे सामने एक आदमी का कत्ल करूंगा, और इसने कर दिया। इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब आप जाने का क्या लेंगे? मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना मैडम माया देवी, आप जैसे हसीन बला को आई विटनेस बनाते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी। गुड लक। रमेश ने मफलर चेहरे पर लपेटा और सीढ़ी बजाता हुआ निकल गया। माया देवी ने फ्लैट की खिड़की से उसे मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते देखा और फिर बड़बड़ाई, शायद पागल हो गया है। रात को रमेश ने फिर जनार्दन को फोन किया। इस बार जनार्दन जैसे पहले से तैयार बैठा था। हेलो जेएन स्पीकिंग, जनार्दन ने बड़े संयत स्वर में कहा। मैं रमेश बोल रहा हूँ, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। एडवोकेट रमेश सक्सेना, तुम्हारा होने वाला कातिल। बाकी जुमला जेएन ने पूरा किया। तो तुम्हें मालूम हो चुका है, रमेश ने कहा। हाँ, मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इस बार हमारा पाला किसी खतरनाक आदमी से पड़ गया है, मगर यह कहावत ही खोदा पहाड़ निकली चुईया। इस बात का पता तो तुम्हें 10 जनवरी को लगेगा जेएन। अरे 10 किसने देखी, तू अभी आ जा। जितने चाकू तूने हमें मारने के लिए खरीदे हैं सब लेकर आ जा। तेरे लिए तो मैं गार्ड भी हटा दूंगा। हर काम शुभ मुहूर्त में अच्छा होता है। तुम्हारी जन्म कुंडली में 10 जनवरी का दिन बड़ा मनहूस दिन है और मेरी जन्म कुंडली का सबसे खुश नसीब दिन। इस दिन मैं कातिल बन आऊंगा और तुम दुनिया से कूच कर जाओगी। खैर, माना कि तू अभी तक जिंदा है साले। जेएन को गुस्सा आ गया होता तो जहां तू है वहीं गोली लग जाती, और इतनी गोलियां लगती कि तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी धुआं उठता नजर आता। मालूम है, 4 आदमी अभी भी मेरी निगरानी कर रहे हैं। जाहिर है कि हथियारों से लैस होंगे। मेरी तरफ से पूरी छूट है, चाहे जितनी गोलियां चला सकते हो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुम चूकना चाहो तो चूक जाओ जेएन, मगर मैं चूकने वाला नहीं। इतना कहकर रमेश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रमेश ने वहीं से एक नंबर और मिलाया। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद एक लड़की बोली, हाजी बशीर को लाइन दो मैडम। कौन बोलता? मैडम ने पूछा। बोलो, एडवोकेट रमेश सक्सेना का फोन है। होल्ड ऑन प्लीज। रमेश ने होल्ड किए रखा। कुछ देर बाद ही बशीर की आवाज सुनाई दी। हेलो ब्रदर, हम बशीर बोल रहे हैं। हाजी बशीर, मैंने फैसला किया है कि आइंदा आपके सभी केस लड़ूंगा। वाह जी वाह, क्या बात है। यह हुई ना बात। अब तो हम दनादन ठिकाने लगाएंगे अपने दुश्मनों को। आ जाओ, दावत हो जाए इसी बात पर। मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। गुंडे? लानत है साला, मुंबई में हमसे बड़ा गुंडा कौन है? कहां से बोल रहे हो? माहिम स्टेशन के पास। गुंडों की पहचान बताओ और एक गाड़ी का नंबर नोट करो। MD 9972, ये हमारा गाड़ी है। अभी माहिम स्टेशन के लिए रवाना होगा। तुम अभी स्टेशन से बाहर मत निकलना। हमारा गाड़ी देखकर निकलना। हमारा आदमी की पहचान नोट करो। वो कार से उतरकर स्टेशन पर टहलेगा। बस उसको बता देना कि गुंडा किधर है। उसकी लंबी लंबी मूछें हैं, दाढ़ी रखता है, काले रंग का पहलवान, गले में लाल रुमाल होगा। वो तुमको जानता है, सीधा तुम्हारे पास पहुंचेगा और फिर जैसा वो कहे वैसा करना। ओके? ओके। डोंट वरी यार, हाजी बशीर को यार बनाया है तो देखो कैसा मजा आता है जिंदगी का। रमेश ने फोन काट दिया। उसकी मोटरसाइकिल पार्किंग पर खड़ी थी। एक गुंडा तो स्टेशन पर टहल रहा था।
दो पार्किंग में अपनी कार में बैठे थे, चौथा एक रेस्टोरेंट के शेड में खड़ा था। रमेश ने उस कार का नंबर भी नोट कर लिया था। वो स्टेशन पर ही टहलता रहा। कुछ देर बाद वशीर द्वारा बताए नंबर की कार स्टेशन के बाहर रुकी। उससे काला भुजंग पहलवान शरीर का व्यक्ति बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी निगाह रमेश पर ठहर गई। वह स्टेशन में दाखिल हुआ। कार आगे बढ़ गई। रमेश प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया। वह व्यक्ति भी रमेश के पास आकर इस तरह खड़ा हो गया जैसे गाड़ी की प्रतीक्षा में हो। हुलिया नोट करो, रमेश ने कहा। एक भारी खड़ा है, दुबला पतला, काली पतलून, लाल कमीज पहने। देखो प्लेटफॉर्म पर इधर ही आ रहा है। आगे बोलो। बाकी 3 बाहर हैं, 2 गाड़ी में। गाड़ी नंबर? रमेश ने नंबर बताया। अब हम जो बोलेगा वो सुनो। बोलो। इधर से तुम होटल अमर पैलेस पहुंचो, उधर तुम डिस्को क्लब में चले जाना। उसके बाद सब हम पर छोड़ दो। वो होटल अपन के वशीर भाई का है। रमेश स्टेशन से बाहर निकला और फिर पार्किंग से अपनी मोटरसाइकिल उठाकर चलता बना। अब उसकी मंजिल होटल अमर पैलेस था। वर्सोवा के एक चौक पर वह होटल था। रमेश ने जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी, उसे पीछे एक धमाका सा सुनाई दिया। उसने पलट कर देखा तो नाके पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं। उनमें से एक कार पलटा खा गई थी। पलटा खाने वाली कार वही थी जिसमें उसका पीछा करने वाले सवार थे। उस कार में एक तो कार में फंसा रह गया, 3 बाहर निकले। उधर वशीर के आदमी भी बाहर निकल आए थे। दोनों पार्टियों में मारपीट शुरू हो गई। देखते देखते वहां पुलिस भी आ गई, परंतु तब तक वशीर के आदमियों ने पीछा करने वालों की अच्छी खासी मरम्मत कर दी थी। जाहिर था कि आगे का मामला पुलिस को निपटाना था। आश्चर्यजनक रूप से पुलिस ने उन्हीं लोगों को पकड़ा जो पिटे थे और पीछा कर रहे थे। वशीर के आदमी धूल झाड़ते हुए अपनी कार में सवार हुए और आगे बढ़ गए। लोग दूर से तमाशा जरूर देखते रहे, लेकिन कोई करीब नहीं आया। रमेश अमर पैलेस में मजे से डिनर कर रहा था। पिटने वाले बटाला के आदमी थे और पीटने वाले वशीर के आदमी थे। रमेश ने अपनी चाल से इन दोनों गैंगों को भिड़वा दिया था। बटाला को अभी यह नहीं समझ में आ रहा था कि बशीर के आदमी उसके आदमियों से क्यों भिड़ गए। यह इत्तेफाक भी हो सकता है, मायदास ने कहा। तुम्हारे लोगों की गाड़ी उनसे टकरा गई। वह इलाका बशीर का है, इसलिए उसका पाला भी भारी था। मेरे लोग बोलते हैं नाके पर आते ही खुद उन लोगों ने टक्कर मारी थी। बटाला बोला। फोन पे भी जब तक हम छुड़ाते उनको पीटा पुलिस वालों ने। काहे को पीटा? तुम किस मर्ज की दवा है? साले का होटल बंद काहे नहीं करवा दिया? अपन को अब वशीर से पिटना होगा क्या? इस साले वशीर को भी खल्लास कर देने का। अरे यार, तुम तो हर वक्त खल्लास करने की सोचते हो। अभी नहीं करने का ना बटाला बाबा। वशीर से बोलो हमसे माफी मांगे, नहीं तो हम गैंगवार छेड़ देगा। हम वशीर से बात करेंगे। अभी करो। अजीब अहमक है, मायादास बड़बड़ाया। बटाला ने पासरा का फोन उठाया और मायादास के पास आ गया। उसने फोन स्टूल पर रखकर वशीर का नंबर डायल किया। रिंग जाते ही उसने मायादास की तरफ सिर किया। तुम्हारा आदमी पुलिस स्टेशन से तो छुड़वा ही दिया ना? मायादास ने कहा। बटाला ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर फोन पर बोला, लाइन दो हाजी वशीर को। कुछ रुककर बोला, JN साहब के पीए मायादास बोलते हैं इधर से। फिर उसने फोन का रिसीवर मायादास को थमा दिया। बात करो इससे, बोलो इधर हमसे माफी मांगेगा, नहीं तो आज वो मरेगा। हाँ हम मायादास, मायादास ने कहा। बटाला के लोगों से तुम लोगों का क्या लफड़ा है भाई? मायादास ने पूछा। कुछ खास नहीं, फोन पर वशीर ने कहा। इस किस्म के झगड़े तो इन लोगों में होते ही रहते हैं। सब दारू पिए हुए थे। मेरे को तो बाद में पता चला कि वे बटाला के लोग हैं। सॉरी भाई। बटाला बहुत गुस्से में है। क्या इधर ही बैठा है? हाँ इधर ही है। उसको फोन दो, हम खुद उससे माफी मांग लेते हैं। मायादास ने फोन बटाला को दिया। अपन बटाला दादा बोलता, काहे को मारा तेरे लोगों ने? दारू पिएला वो लोग। अगर हम दारू पी के तुम्हारा होटल पर आ गया तो? देखो बटाला, तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। यह जो हुआ उसके लिए तो हम माफी मांग लेते हैं, मगर आगे तुमको भी एक बात का ख्याल रखना होगा।
किस बात का ख्याल? एडवोकेट रमेश मेरा दोस्त है, उसके पीछे तेरे लोग क्यों पड़े हैं? बटाला सुनकर चुप हो गया। उसने माया दास की तरफ देखा। जवाब नहीं मिला मुझे। इस बारे में मायादास जी से बात करो, मगर याद रहे ऐसी गलती फिर नहीं होने का मांगता। तुम्हारे दोस्त का पंगा हमसे नहीं है, उसका पंगा जेएन साहब से है। बात करो मायादास जी, वह बोलेगा तो अपन वो काम नहीं करेगा। रिसीवर मायादास को दे दिया बटाला ने। कनेक्शन रमेश से अटैच है, बटाला ने कहा। हाँ, मायादास ने फोन पर कहा। पूरा मामला बताओ बशीर मियाँ। रमेश मेरा दोस्त है, बटाला के आदमी उसकी चौकसी क्यों कर रहे हैं? अगर बात रमेश की है बशीर, तो यूं समझो तुम बटाला से नहीं हमसे पंगा ले रहे हो। लड़ना चाहते हो हमसे? यह मत सोच लेना कि जे एन चीफ मिनिस्टर नहीं है। सीट पर ना होते हुए भी वे चीफ मिनिस्टर ही हैं, और 3-4 महीने बाद फिर इसी सीट पर होंगे। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं समझा यह मामला बटाला तक ही है। नहीं, बटाला को हमने लगाया है काम पर। मगर मैं भी तो उसकी हिफाजत का वादा कर चुका हूँ। फिर कैसे होगा? बशीर बिना किसी दबाव के बोला। गैंगवार चाहते हो क्या? मैं उसकी हिफाजत की बात कर रहा हूँ, गैंगवार की नहीं। सेंट्रल मिनिस्टर पोद्दार से बात करा दूं आपकी? अगर वो कहेंगे गैंगवार होनी है तो। पोद्दार का नाम सुनकर मायादास कुछ नरम पड़ गया। देखो, हम तुम्हें एक गारंटी तो दे सकते हैं, रमेश की जान को किसी तरह का खतरा तब तक नहीं है जब तक वह खुद कोई गलत कदम नहीं उठाता। वह तुम्हारा दोस्त है तो उसको बोलो जेएन साहब को फोन पर धमकाना बंद करे और अपने काम से काम रखे। वही उसकी हिफाजत की गारंटी है। जेएन साहब को क्या कहता है वह? जान से मारने की धमकी देता है। क्या बोलते हो मायादास जी? वह तो वकील है, किसी बदमाश तक का मुकदमा तो लड़ता नहीं, और आप कह रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे बोलो जेएन साहब को फोन ना किया करे, बस उसे कुछ नहीं होने का। ऐसा है तो फिर हम बोलेगा। इसी शर्त पर तुम्हारा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वरना गैंगवार की तैयारी करो। इतना कहकर मायादास ने फोन काट दिया। रमेश के विरुद्ध अब जेएन की तरफ से नामजद रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। उसी समय नौकर ने इंस्पेक्टर के आने की खबर दी। बुला लो अंदर, मायादास ने कहा, और फिर बटाला से बोला बशीर के अगले फोन का इंतजार करना होगा, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अब मामला सीधा हमसे आ जुड़ा है, तुम भी गैंगवार की तैयारी शुरू कर दो। तभी विजय अंदर आया। बटाला को देखकर वह ठिठका। आओ इंस्पेक्टर विजय, बटाला ने दांत चमकाते हुए कहा। अब मायादास चौंका और फिर स्थिति भांप कर बोला, बटाला अब तुम जाओ। बड़ा तीसमार खां दरोगा है मायादास जी। एक प्राइवेट बिल्डिंग में अपन को सारी रात ठुकाई करता रहा, अपन को इससे भी हिसाब चुकाना है। ए, विजय ने अपना रूल उसके सीने पर रखते हुए ठकठकाया। तुमको अपनी चौड़ी छाती पर नाज है ना? कल मैं तेरे बार में प्राइवेट कपड़े पहन के आऊंगा, और अगर तू वहां भी हमसे पिट गया तो घाट को पर ही नहीं, मुंबई छोड़ देना, नहीं तो जीना हराम कर दूंगा तेरा। और तू यह मत समझना कि तू जमानत करवा कर बच गया, तुझे फांसी तक ले जाऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है बटाला, निकलो यहाँ से। कल रात अपने बार में मिलना। बटाला का कंधा ठकठकाकर विजय ने फिर से याद दिलाया। मिलेगा अपुन, जरूर मिलेगा। बटाला गुर्राता हुआ बाहर निकल गया। यह बटाला ऐसे ही इधर आ गया था? तुम तो जानते ही हो इंस्पेक्टर, चुनाव में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। सबको फिट रखना पड़ता है। नेता बनने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। लीडर की परिभाषा समझाने की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी भी लीडर थे, सुभाष भी लीडर थे। इन लोगों से पूरी ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई थी और उन्हें यह देश छोड़ना पड़ा था। लेकिन मुझे यह तो बता दो, इनके पास कितने गुंडे थे, कितने कातिल थे? खैर, इस बात से कुछ हासिल नहीं होना। बटाला जैसे लोगों की मेरी निगाह में कोई अहमियत नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब है। आपने एफआईआर में रमेश सक्सेना का नामजद किया है। हाँ, वही फोन पर धमकी देता था। कोई सबूत है इसका? विजय ने कहा। हमारे लोगों ने उसे फोन करते देखा है, और फिर हमारे पास उसकी आवाज भी टेप है। इसके अलावा उसने खुद कहा है कि वह रमेश सक्सेना है। टेप की आवाज सबूत नहीं होती। कोई भी किसी की आवाज बना सकता है। फिल्मों में डबिंग आर्टिस्टों का कमाल तो आपने देखा सुना होगा।
यहाँ कोई फिल्म नहीं बन रही इंस्पेक्टर, यहाँ हमने किसी को नामजद किया है। इंक्वायरी कर तुम्हारे पास है, उसको गिरफ्तार करना तुम्हारी ड्यूटी है और उसे 10 जनवरी तक जमानत पर ना छूटने देना भी तुम्हारा काम है। शायद आप यह भूल गए हैं कि यह एक चोटी का वकील है। वह ऐसा शख्स है जो आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा। उसे दुनिया की कोई पुलिस केवल शक के आधार पर अंदर नहीं रोक सकती। हम उसे अरेस्ट तो कर सकते हैं, मगर जमानत पर हमारा वश नहीं चलेगा और अरेस्ट करके भी मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। या तुम अपने दोस्त को गिरफ्तार नहीं करना चाहते? वर्दी पहनने के बाद मेरा कोई दोस्त नहीं होता और यकीन मानिए पुलिस कमिश्नर भी अगर चाहे तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर यह साबित हो जाए कि उसने आपको फोन पर धमकी दी तो भी नहीं। आई सी। लेकिन आपने हमारे बचाव के लिए क्या व्यवस्था की है? केवल कमांडो या कुछ और भी? हम ये चाहते हैं कि रोमी सक्सेना उस दिन जेएन तक किसी भी कीमत पर ना पहुंचने पाए। उसका क्या प्रबंध है? मैंने सोच लिया है। अगर वाकई उस शख्स ने जेएन साहब को खतरा है, जबकि मैं समझता हूँ उससे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता, वह खुद कानून का बड़ा आदर करता है, उसके बावजूद भी हम चुप तो नहीं बैठेंगे। हाँ, वही बता रहा हूँ। मैं उसे 9 तारीख को रात राजधानी से दिल्ली रवाना कर दूंगा। मेरे पास तगड़ा आधार है। क्या? सीमा भाभी इन दोनों दिल्ली में रह रही हैं। 10 जनवरी को रमेश की शादी की सालगिरह है। देखिए, वह इस वक्त बहुत टूटा हुआ है, लेकिन वह अपनी बीबी को बहुत प्यार करता है। मैं वह अंगूठी उसे दूंगा जो वह अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर देना चाहता है। मैं कहूंगा कि मैं सीमा भाभी से बात कर चुका हूँ और अंगूठी का उपहार पाते ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। रमेश सब कुछ भूलकर दिल्ली चला जाएगा और दिल्ली में उसकी पत्नी से मुलाकात ना हो पाई तो? यह बात की बात है। बहरहाल वह 10 तारीख को दिल्ली पहुंचेगा। मैंने उसे जो जगह बताई है वह एक क्लब है जहां सीमा भाभी रात को 10 बजे के आसपास पहुंचती हैं। रमेश उसी क्लब में अपनी पत्नी का इंतजार करेगा और मैं समझता हूँ उसी समय उनका झगड़ा भी खत्म हो लेगा। वहां रात को जो भी होगा वह फिलहाल विषय नहीं है। विषय ये है कि रमेश 10 तारीख की रात यहाँ मुंबई में नहीं होगा। जीएन साहब से कह दें कि वह चाहें तो स्वयं मुंबई सेंट्रल पर 9 तारीख को पहुंचकर राजधानी से उसे जाते देख सकते हैं। हम इस प्लान से संतुष्ट हैं इंस्पेक्टर। वैसे हमारे 4 कमांडो तो आपके साथ हैं ही। ओके, कुछ लेंगे? नो थैंक यू। वहां से विजय सीधा रमेश के फ्लैट पर पहुंचा। रमेश उस समय अपने फ्लैट पर ही था। मैंने तुम्हें कहा था कि 11 जनवरी से पहले इधर मत आना। अगर तुम जेएन की नामजद रिपोर्ट पर कार्यवाही करने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस सिलसिले में मैं अग्रिम जमानत करवा चुका हूं। अगर तुम पेपर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। नहीं, मैं किसी सरकारी काम से नहीं आया, मैं कुछ देने आया हूँ। क्या? तुम्हें ध्यान होगा रमेश, तुमने मुझे 30,000 रुपए दिए थे, बदले में मैंने 60,000 देने का वादा किया था। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कोई धंधा नहीं कर सकते जहाँ रुपया 1 महीने में दुगना हो जाता हो। तुम्हें जरूरत थी, मैंने दे दिया। क्या रुपया लौटाने आए हो? नहीं, यह गिफ्ट देने आया हूँ। विजय ने अंगूठी निकाली और रमेश के हाथ में रख दी। रमेश ने पैक खोलकर देखा। ओह, तो ये बात है। लेकिन विजय, हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं। कुछ लेट नहीं है, भाभी दिल्ली में है। मैंने पता निकाल लिया है। 10 जनवरी का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भाभी को पछतावा तो है, पर वह आत्मसम्मान की वजह से लौट नहीं सकती। तुम जाओ रमेश, वह चित्रा क्लब में जाती है। वहां जब तुम्हें 10 जनवरी की रात देखेगी तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यह अंगूठी भाभी को और दे देना और फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है विजय, तुमने 10 जनवरी को मुझे बाहर भेजने का प्लान बना लिया हो? नहीं, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं। मैं इसकी जरूरत भी नहीं समझता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर वही खुशियां लौटाना चाहता हूँ और ये रहा तुम्हारा रिजर्वेशन टिकट। विजय ने राजधानी का टिकट रमेश को पकड़ा दिया। 9 तारीख का है। 10 जनवरी को तुम अपनी शादी की सालगिरह भाभी के साथ मनाओगे। विश यू गुड लक। मैं तुम्हें 9 को मुंबई सेंट्रल में मिलूंगा। अगर सचमुच ऐसा ही है तो मैं जरूर जाऊंगा। विजय ने हाथ मिलाया और बाहर आ गया।
विजय के दिमाग का बोझ अब काफी हल्का हो गया था। हालांकि उसने अपनी तरफ से जेएन को सुरक्षित कर दिया था, परंतु वह खुद भी जेएन को कटघरे में खड़ा करने के लिए लालायित था। चाहकर भी वह सावंत मर्डर केस में अभी तक जेएन का वारंट हासिल नहीं कर सका था। फिर उसे बटाला का ख्याल आया। वह बटाला का गरूर तोड़ना चाहता था। जेएन भले ही उसकी पकड़ से दूर था, परंतु बटाला को उसकी बदतमीजी का सबक पढ़ाना जरूर चाहता था। उसकी पुलसिया जिंदगी इन दिनों अजीब कश्मकश से गुजर रही थी। एक तरफ तो वह जेएन की हिफाजत कर रहा था, दूसरी तरफ जेएन का सावंत मर्डर केस में बांधना चाहता था। सावंत के पक्ष में जो सियासी लोग पहले उसका साथ दे रहे थे, अचानक सब शांत हो गए थे। रेलवे स्टेशन पर वैशाली और विजय रमेश को विदा करने आए थे। राजधानी प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। यात्री चढ़ रहे थे। रमेश भी अपनी सीट पर जा बैठा। रस्मी बातें होती रहीं। कुछ भी हो, मैं तुम दोनों की शादी में जरूर शामिल होऊंगा। रमेश काफी खुश था। दूर खड़ा जेएन ये सब देख रहा था। जेएन के पास ही मायादास भी खड़ा था और उनके गार्ड्स भी मौजूद थे। रमेश की दृष्टि प्लेटफॉर्म पर दूर तक दौड़ती चली गई। फिर उसकी निगाह जेएन पर ठहर गई। अपना ख्याल रखना। ट्रेन का ग्रीन सिग्नल होते ही विजय ने कहा। हाँ, तुम भी मेरी बातों का ध्यान रखना। हमेशा एक ईमानदार, होनहार पुलिस ऑफिसर की तरह काम करना। अगर कभी मुझे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़े तो संकोच मत करना। कर्तव्य के आगे रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं रहता। रमेश ने उस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट डाली। गाड़ी चल पड़ी। रमेश ने हाथ हिलाया। गाड़ी सरकती हुई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जिधर जेएन खड़ा था। रमेश ने हाथ हिलाकर उसे भी बाय किया और फिर एसी डोर में दाखिल हो गया। गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती जा रही थी। विजय ने गहरी सांस ली और फिर सीधा जेएन के पास पहुंचा। सब ठीक है? विजय ने कहा। गुड। जेएन की बजाय मायादास ने उत्तर दिया और फिर वे लोग मुड़ गए। राजधानी ने तब तक पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। 10 जनवरी का दिन रमेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसको एक चैलेंजिंग मर्डर करना था। लोग चाहे जो अनुमान लगाएं, परंतु रमेश ने इस कत्ल का ठेका 25 लाख में लिया था और उसने कत्ल की तारीख भी तय कर ली थी। अगर वह कामयाब हो जाता है तो उसका भविष्य क्या होता? क्या उसे सीमा वापस मिल जानी थी? क्या वह कानून के प्रति इंसाफ कर रहा था? इंस्पेक्टर विजय के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। उसे एक ऐसे शख्स की हिफाजत करनी थी जो अपराधी था और जिसने बहुत से बेगुनाहों का कत्ल किया था। माया ने चौथी बार फिर कोशिश की कि जेएन साहब से संपर्क हो जाए। वह आज रात के लिए जेएन को अपने यहाँ आने से रोकना चाहती थी। उसे ख्याल आया कि रमेश ने उसे किसी कत्ल की चश्मदीद गवाह बनाने के लिए कहा था और वह जान चुकी थी कि रमेश ने जेएन को 10 जनवरी को कत्ल करने की धमकी भी दी है। कहीं वह मेरे फ्लैट पर तो कुछ नहीं करने वाला। यह ख्याल बार बार उसके मन में आता और इसलिए वह शाम से ही जेएन को फोन मिला रही थी, परंतु जेएन से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो उसने मायादास से संपर्क किया और उसने मायादास से कह दिया कि जेएन को वहां ना आने दे। किंतु 9:15 बजे मायादास का फोन आया। जेएन साहब आपके यहाँ आने वाले हैं, मगर आप उस सब की चिंता ना करें। जेएन साहब बड़े शेर दिल हैं। उन्हें इस तरह डरा देना ठीक बात नहीं। प्लीज उनका वैसे ही वेलकम करें जैसा करती हैं। तनाव मुक्त हो जाएंगे और ठीक से रात भी कट जाएगी। मायादास ने फोन काट दिया। करीब 5 मिनट बाद एक फोन और आया। हेलो, हम जसलोक से बोल रहे हैं। आपके अंकल मिस्टर जेठानी का एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज कम इमीडिएटली। इस सूचना के बाद फोन कट गया। ओ माय गॉड, अंकल जेठानी का एक्सीडेंट। माया जल्दी से तैयार हो गई। उसने अपनी नौकरानी से कहा, जेएन साहब भी आने वाले हैं। अगर कोई हॉस्पिटल से आए तो उसे हैंडल कर लेना। कहना मैं हॉस्पिटल ही गई हूँ और जेएन साहब को भी समझा देना। माया फ्लैट से रवाना हो गई। वे अपनी फिएट कार दौड़ाती हुई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। उसके फ्लैट से निकलने के लगभग 10 मिनट बाद बेल बजी। नौकरानी ने समझा कि ये या तो जेएन होंगे या हॉस्पिटल से कोई आदमी होगा। नौकरानी ने तुरंत द्वार खोल दिया। जैसी नौकरानी ने द्वार खोला, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और तभी एक दस्ताने वाला हाथ उसके मुंह पर छा गया। आने वाले ने दूसरे हाथ से फ्लैट का दरवाजा बंद किया।
नौकरानी को घसीटता हुआ स्टोर रूम में ले गया। भय से नौकरानी की आंखें फट रही थीं। शीघ्र ही उसके हाथ पांव बांध दिए गए। मारे भय की वह बेहोश हो गई। स्टोर बंद करके वह शख्स बाहर आया। उसने फ्लैट का मुख्य द्वार का बोल्ट अंदर से खोल दिया और चुपचाप फ्लैट के बेडरूम में पहुंचकर उसने दस्ताने उतारे। फिर फ्रिज खोला और फ्रिज से एक बियर और गिलास लेकर बैठ गया। उसने गिलास में बियर डाली और बियर पीने लगा। कुछ देर में माया बड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई। पता नहीं किसने मूर्ख बनाया, आज कोई फर्स्ट अप्रैल भी नहीं है। मेरी भी मत्ती मारी गई। यहाँ से अंकल के घर फोन किए बिना ही चल पड़ी हॉस्पिटल। बड़बड़ाती माया बेडरूम में पहुंची। बेडरूम में किसी की मौजूदगी देखते ही चीख पड़ी, तुम एडवोकेट रमेश? वह शख्स एकदम माया देवी पर झपटा और उसने चाकू की नोक माया की गर्दन पर रख दी। शोर मत मचाना, चलो इधर। वह माया को चाकू से कवर करता एक बार द्वार तक आया और फिर से फ्लैट का डोर अनबोल्ट किया। फिर द्वार का मुआयना किया और माया को खींचता हुआ बेडरूम से अटैच बाथरूम में ले गया। उसने बेडरूम का शावर चला दिया और बाथरूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। जनार्दन नागारेड्डी की कार फ्लैट के पोर्च में रुकी। पीछे कमांडो की कार थी। वह कार बाहर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। इन कमांडो से कहना बाहर ही रहें, उसने अपने ड्राइवर से कहा, और तुम गाड़ी में रहना, ठीक? जी साहब, ड्राइवर ने कहा। जेन फ्लैट के द्वार पर पहुंचा। द्वार को आधा खुला देखकर वह मुस्कुराया। शायद इंतजार करते करते दरवाजा खोलकर ही सो गई। अंदर दाखिल होकर जेन ने द्वार बोल्ट किया और सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बेडरूम में रोशनी थी और बाथरूम में शावर चलने की आवाज आ रही थी। वो तो इसलिए दरवाजा खुला था, स्नान हो रहा है। जी हाँ, आप बैठिए, बाथरूम से आवाज आई। जनार्दन नागारेड्डी आराम से बैठ गया। फिर उसने फ्रिज खोला, एक बियर निकाल ली और उसके साथ ही एक गिलास भी। मेज पर पहले से एक गिलास और बियर की 3/4 खाली बोतल रखी थी। जीएन ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसने बियर खोली और गिलास में डालने लगा। उसके बाद गिलास होठों की तरफ बढ़ाया। बाथरूम का दरवाजा खुलने की हल्की आवाज सुनाई दी। जीएन मुस्कुराया। वह जानता था कि माया दबे कदम उसके करीब आएगी और फिर पीछे से गले में बाहें डाल देगी। वह इंतजार करता रहा। किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जीएन को एकाएक वह स्पर्श अजनबी लगा। उसका हाथ रुक गया, जाम लबों पर ठहर गया। फिर हाथ धीरे धीरे नीचे आया और मेज के ऊपर ठहर गया। जनार्दन नागारेड्डी, किसी ने फुसफुसाकर कहा। जीएन का हाथ गिलास पर से छूट गया। उसका हाथ तेजी के साथ रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा, परंतु तब तक पीछे से जोरदार झटका लगा। जीएन कुर्सी समेत घूम गया। एक क्षण के लिए उसे चाकू का ब्लेड चमकता दिखाई दिया। उसने चीखना चाहा, वह चीखा भी, परंतु वह चीख गुठी गुठी थी। तब तक चाकू उसके जिस्म में पैवस्त हो चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खून सना जिस्म कालीन पर लुढ़कता चला गया। जनार्दन की चीख शायद बाहर तक पहुंच गई थी और बेल बजने लगी थी। फिर दरवाजा इस तरह बजने लगा जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बेडरूम की रोशनी बुझ चुकी थी। वह शख्स पीछे खुलने वाली बैल्कनी पर पहुंचा। फिर उसने बैल्कनी पर डोरी बांधी और फिर डोरी द्वारा तीव्रता के साथ नीचे कूद गया। उस वक्त सबका ध्यान फ्लैट के मुख्य द्वार की तरफ था। फिर किसी ने चीख कर कहा, देखो वह कौन कूदा है। लगता है अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। कूदने वाला बेतहाशा सड़क पर दौड़ता चला गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक गाड़ी के पीछे खड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और फिर मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ने लगी। कमांडो जेएन को छोड़कर नहीं जा सकते थे। जैसे ही कमांडो को पता चला कि जेएन का कत्ल हो गया है, वह सकपक आ गए। क्या करें, एक ने कहा। उसने कहा था कि अगर उसकी जान को कुछ हो गया तो उसके आदमी हमें मार डालेंगे, जो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मेरे ख्याल से भागने में ही भलाई है। नौकरी चली जाएगी, दूसरा बोला। नौकरी तो वैसे भी जानी है, जेएन तो मर गया, अब तो जान बचाओ, पहले वाले ने कहा। चारों कार लेकर वहां से भाग खड़े हुए। सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाला शख्स विजय ही था। माया रो रही थी। पास ही जेएन का ड्राइवर और नौकरानी खड़े थे। बाहर कुछ लोग जमा थे जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। कैसे हुआ? उसने पहले मुझे मेरे अंकल के एक्सीडेंट का फोन का धोखा दिया, माया बताती जा रही थी। नौकरानी भी बीच बीच में बोल रही थी। वही था, तुम अच्छी तरह पहचानती हो। वही था रमेश सक्सेना एडवोकेट।
ओह गॉड, उसने मुझे बेडरूम के बाथरूम में बांध दिया था। किसी तरह मैं घिसटती बाहर तक आई, तब तक जेएन साहब का कत्ल हो चुका था। उसने जाते आते मेरे हाथ खोले और बैल्कनी के रास्ते भाग गया। फिर मैंने मुंह का टेप हटाया और शोर मचाया। उसके बाद दरवाजा खोलकर पुलिस को फोन किया। रमेश, तुमने बहुत बुरा किया। विजय ने अपने मातहत को घटनास्थल पर तैनात किया। तब तक दूसरे अधिकारी भी आ चुके थे। कुछ देर में जीप रमेश के फ्लैट की तरफ भागी जा रही थी। वह एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा था और उसके दूसरे हाथ में सर्विस रिवॉल्वर था। रमेश के घर पहुंचते ही उसकी जीप रुक गई। फ्लैट के कमरे में रोशनी हो रही थी। विजय ने जीप से नीचे कूदा और जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, फ्लैट की खिड़की से एक फायर हुआ। गोली उसके करीब से सनसनाती गुजर गई। विजय ने तुरंत जीप की आड़ ले ली थी। इंस्पेक्टर विजय, रमेश की आवाज सुनाई दी। अभी 11 जनवरी शुरू नहीं हुई है। मैंने कहा था तुम मुझे गिरफ्तार करने 11 जनवरी को आना। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैं भून कर रख दूंगा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो रमेश, विजय ने चेतावनी दी। विजय उस वक्त अकेला ही था। उसी क्षण फ्लैट की रोशनी गुल हो गई। इस अंधेरे का लाभ उठाकर विजय तेजी से आगे बढ़ा। वह रमेश के भागने का अवसर नहीं देना चाहता था। वह फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। उसे हैरानी हुई कि फ्लैट का दरवाजा अंदर से खुला है। वह तेजी के साथ अंदर गया और जल्दी ही उसी कमरे में पहुंचा जिसकी खिड़की से उस पर फायर किया गया था। तभी वह चौंका। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनी। विजय ने कमरे की रोशनी जलाई। कमरा खाली था। रुक जाओ रमेश, वह चीखा। उसने मोटरसाइकिल की तरफ एक फायर भी किया, किंतु बेकार। खिड़की पर बंधी रस्सी देखकर वह समझ गया कि अंधेरा इसलिए किया गया था ताकि कोई उस रस्सी को ना देख सके। विजय तीव्रता के साथ बाहर आ गया। उसने उसके बाद जीप को टर्न किया और उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर मोटरसाइकिल गई थी। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में थी। काफी दौड़ भाग के बाद मोटरसाइकिल एक पुल पर खड़ी मिली। विजय ने वहीं से वायरलेस किया। शीघ्र ही फिएट कार वहां पहुंच गई। मोटरसाइकिल कस्टडी में ले ली गई है। रमेश का पता नहीं है। फरार होकर जाएगा कहाँ? विजय बड़बड़ाया। एक बार फिर वह रमेश की फ्लैट पर जा पहुंचा। फ्लैट से जो वस्तुएं बरामद हुई वह सील कर दी गईं। रमेश का फ्लैट भी सील कर दिया गया। सुबह तक सारे शहर में हलचल मच चुकी थी। मीडिया अभी भी इस खबर की अधिक से अधिक गहराई तलाश करने में लग गया था। रमेश से जेएन की शत्रुता के कारण भी अब खुल गए थे। मीडिया साफ साफ ऐसे पेश करता था कि सावंत का मर्डर जेएन ने कराया था। कातिल होते हुए भी रमेश हीरो बन गया। घटनास्थल पर पुलिस ने मृतक के पेट में धंसा चाकू, मेज पर रखी दोनों बियर की बोतलें बरामद कर ली। माया ने बताया था कि उनमें से एक बोतल रमेश ने पी थी। फिंगरप्रिंट वालों ने सभी जगह की उंगलियों के निशान उठा लिए थे। रमेश ने जिन 3 गवाहों को पहले ही तैयार किया था वह खबर पाते ही खुद भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मुझे बचा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बस कपड़े दिए थे। मुझे क्या पता था कि वह सचमुच कत्ल कर देगा। नहीं तो मैं उस काले कपड़ों के बजाय सफेद कपड़े देता। कम से कम रात को दूर से चमक तो आता। अब जो कुछ कहना है अदालत में कहना, विजय ने कहा। वो तो मेरे को याद है क्या बोलना है, मगर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, तुमने कुछ नहीं किया। राजा और कासिम का भी यही हाल था। कासिम तो रो रहा था कि उसे पहले ही पुलिस को बता देना चाहिए था रमेश जेएन का कत्ल करने वाला है। उधर रमेश फरार था। दिन प्रतिदिन जेएन मर्डर कांड के बारे में तरह तरह के समाचार छप रहे थे। इन समाचारों ने रमेश को हीरो बना दिया था। ऐसा लगता है वैशाली, वह दिल्ली से फ्लाइट द्वारा यहाँ पहुंच गया था, विजय ने वैशाली को बताया। और ये केस मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेट को कुछ रहा नहीं, बस रमेश को गिरफ्तार करना भर रह गया है। क्या सचमुच उन्होंने? हाँ वैशाली, उसने मुझ पर भी गोली चलाई थी। वैशाली केवल गहरी सांस लेकर रह गई। वह जानती थी कि विजय भी एक आदर्श पुलिस ऑफिसर है। वह कभी किसी निर्दोष को नहीं पकड़ता और अपराधी को पकड़ने के लिए वह अपनी नौकरी भी दांव पर लगा सकता है। रमेश भी उसका आदर्श था, आदर्श है, परंतु अब यह अजीब सी टकराव 2 आदर्शों में हो रहा था। रमेश
अब हत्यारा था और कानून उसका गिरबान कसने को तैयार था। वैशाली की स्थिति यह थी, वह किसी के लिए साहस नहीं बटोर पा रही थी। रमेश की पत्नी के साथ होने वाले अत्याचारों का खुलासा भी अब समाचार पत्रों में हो चुका था। सबको जेएन से नफरत थी, परंतु कानून जज्बात नहीं देखता, केवल अपराध और सबूत देखता है। जेएन ने क्या किया यह कानून जानने की कोशिश नहीं करेगा। रमेश अपराधी था, कानून सिर्फ उसे ही जानता था। जेएन की मृत्यु के बाद मंत्रिमंडल तक खलबली मच गई थी, परंतु ना जाने क्यों मायादास अंडरग्राउंड हो गया था। शायद उसे अंदेशा था कि रमेश उस पर भी वार कर सकता है, या वह अखबार वालों के डर से छिप गया था। बटाला भी फरार हो गया था। पुलिस को अब बटाला की भी तलाश थी। उस पर कई हमले थे, वह मामले थे, वह सारे केस उस पर विजय ने बनाए थे। किंतु अभी मुंबई पुलिस का केंद्र बिंदु रमेश बना हुआ था। हर जगह रमेश की तलाशी हो रही थी। विजय ने टेलीफोन रिसीव किया। वह इस समय अपनी ड्यूटी पर था। मैं रमेश बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रमेश की आवाज सुनाई थी। आवाज पहचानते ही विजय उछल पड़ा। कहाँ से? रॉयल होटल से। तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए बहुत बेचैन हो ना? अब आ जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। विजय ने एकदम टेलीफोन काट दिया और रॉयल होटल की तरफ बढ़ गया। 12 मिनट के भीतर वह रॉयल होटल में था। विजय दंदनाता हुआ होटल में दाखिल हुआ। सामने ही काउंटर था और दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल। यहाँ मिस्टर रमेश कहाँ हैं? विजय ने काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पूछा। ठहरिए, काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा। आपका नाम इंस्पेक्टर विजय तो नहीं? यह लिफाफा आपके नाम मिस्टर रमेश छोड़ गए हैं, अभी 2 मिनट पहले गए हैं। ओ माय गॉड! विजय ने लिफाफा थाम लिया। वह रमेश की हस्तलिपि से वाकिफ था। उस पर लिखा था, मैं कोई हलवे की प्लेट नहीं हूँ जिसे जो चाहे खा ले। जरा मेहनत करके खाना सीखो। मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, इसी शहर में हूँ। कातिल कैसे छिपता है, पुलिस कैसे पकड़ती है, जरा इसका भी तो आनंद लो रमेश। विजय झल्ला कर रह गया। रमेश शहर से फरार नहीं हुआ था, वह पुलिस से आंख मिचौनी खेल रहा था। विजय ने गहरी सांस ली और होटल से चलता बना। 7 दिन गुजर चुके थे, रमेश गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। 8वें दिन रमेश का फोन चर्च गेट से आया। यहाँ भी वह धत्ता बता गया। अब स्थिति यह थी कि रमेश रोज विजय को दौड़ा रहा था, दूसरे शब्दों में पुलिस को छका रहा था। कब तक दौड़ोगे तुम? विजय ने 10वें दिन फोन पर कहा। एक दिन तो तुम्हें कानून के हाथ आना ही पड़ेगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं रमेश, उनसे आज तक कोई नहीं बच पाया। 11वें दिन पुलिस कमिश्नर ने विजय को तलब किया। जेएन का हत्यारा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सर, वह बहुत चालाक हत्यारा है। तुम पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह तुम्हारा मित्र है, इसलिए तुम उसे गिरफ्तार करने की बजाय बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है सर, लेकिन अखबार भी छापने लगे हैं यह बात। विजय ने अखबार पढ़ा। यह अखबार वाले भी बड़ी बड़ी ओछी हरकतें करते हैं सर। आप यकीन मानिए, इस अखबार का रिपोर्टर मेरे थाने में कुछ कमाई करने आता रहा है। मेरे आने पर इसकी कमाई बंद हो गई। मैं यह सब नहीं सुनना चाहता। अगर तुम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते तो तुम यह केस छोड़ दो। कैसे केस छोड़ दूं? मैं तो इसकी बजाय इस्तीफा देना चाहता हूँ। यकीन मानिए, मुझे 1 सप्ताह की मोहलत और दीजिए। अगर मैं उसे गिरफ्तार न कर पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ओके। विजय वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आया। यह बात वैशाली को भी मालूम हुई। इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है? ऐसे कहीं इस्तीफा दिया जाता है? मैं एक अपराधी को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो फिर मेरा पुलिस में बने रहने का अधिकार ही क्या है? अगर मैं ये केस छोड़ता हूँ तब भी मेरा कैरियर चौपट होता है। ये मेरे लिए चैलेंजिंग मैटर है वैशाली। वैशाली के पास कोई तर्क नहीं था। विजय ने संभावित स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारने शुरू किए, परंतु रमेश हाथ नहीं आया। अब रमेश के फोन आने बंद हो गए थे। विजय ने टेलीफोन एक्सचेंज से मिलकर ऐसी व्यवस्था की थी कि रमेश अगर एक फोन करता तो पुलिस वहां तुरंत पहुंच जाती। इस मामले को लेकर पूरा कंट्रोल रूम, प्रत्येक थाना उसे अच्छी तरह से योग कर रहा था। शायद रमेश को भी इस बात की भनक लग चुकी थी। उसे पकड़ने के लिए जबरदस्त जाल बिछा दिया गया है, इसलिए वह खामोश हो गया था। 1 सप्ताह बीत चुका था। उसने गहरी सांस ली और त्याग पत्र लिखने बैठ गया। अभी उसने लिखना शुरू ही किया था कि आवाज आई, ठहरो। आवाज जानी पहचानी थी।
विजय ने सिर उठाकर देखा तो चौंक गया। जो शख्स उसके सामने खड़ा था उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी, परंतु विजय उसे देखते ही पहचान गया। वह रमेश था। तुम? उसका हाथ रिवॉल्वर की तरफ सरक गया। इसकी जरूरत नहीं, रमेश ने दाढ़ी मूंछ नोचते हुए कहा। जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो भागने के लिए नहीं आया हूँगा, अपने आप को कानून के हवाले ही करने आया हूँ। तुम तो यार मेरे मामले में इतने सीरियस हो गए कि नौकरी ही दांव पर लगाने को तैयार हो गए। मुझे तुम्हारे लिए आना पड़ा। चलो अब अपना कर्तव्य पूरा करो, लॉकअप में मेरा इंतजार हो रहा है। रमेश, क्या तुम सचमुच तुम ही हो? मेरे दोस्त, ज्यादा मत सोचो, बस अपना फर्ज अदा करो। रमेश ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दोनों कलाइयां सामने हैं, जिस पर चाहे हथकड़ी डाल सकते हो या दोनों पर भी डालना चाहते हो, तब भी हाजिर हूँ, अच्छा लगेगा। विजय उठा और उसने रमेश को हथकड़ी पहना दी। मुझे तुम पर नाज है पुलिस ऑफिसर, और हमेशा नाज रहेगा। तुम चाहते तो यह केस छोड़ सकते थे, लेकिन कानून की रक्षा करना कोई तुमसे सीखे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।